Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Atika Ansari. Welcome back to our channel Vox Populi. Our today's topic is Section 3 Interpretation Clause of Specific Relief Act 1877. तो सेक्शन 3 जो है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जो पोस्ट रखते हैं उनको लाइक करें, उन पे कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट से हमें पता चल सके कि आप हमारी इन वीडियोस से जो है वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, नहीं ले रहे, हमें क्या चेंजेस करनी चाहिए और क्या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3 विच इज़ अबाउट इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है उसको डेफिनेशन क्लॉज भी कहा जाता है। तो जिस सब्जेक्ट में, हर एक्ट में सबसे पहले इंटरप्रिटेशन क्लॉज या डेफिनेशन क्लॉज का कोई ना कोई स्टार्ट में सेक्शन ज़रूर होता है। और डेफिनेशन क्लॉज जो है उसमें जो डेफिनेशंस दी जाती हैं, जिन डेफिनेशंस को डिस्कस किया जाता है, वो ज़हन में रखने वाली बात ये है कि उन डेफिनेशंस को हमें बहुत ही अच्छे से समझना और पढ़ना होता है और याद रखना होता है। उससे ये होता है कि वो जो डेफिनेशन क्लास में डिस्क्राइब की हुई होती हैं, बयान की हुई होती हैं, वो डेफिनेशंस ओवरऑल बुक में टाइम टू टाइम अपनी जगह पर इस्तेमाल की जाती हैं। पूरे बुक में उन डेफिनेशंस का ज़िक्र बार बार रिपीटेड होता है, बार बार उनको डिस्कस किया जाता है, यानी कि पूरा बुक उन डेफिनेशन पे बेस करता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई है वो है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब बेसिकली जो ऑब्लिगेशन की मीनिंग है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी चीज़ के ऊपर, पर वो चीज़ जिस पे लॉ हमें इन्फोर्स करे करने के लिए, जो लीगल हो, इलीगल ना हो। हर बंदा जब लीगली किसी चीज़ को करने के लिए बाउंड हो, उसकी ज़िम्मेदारी हो वो चीज़ करना, तो उसको हम ऑब्लिगेशन कहते हैं। उसके बाद जो है वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट इंक्लूड्स एवरी स्पीसीज ऑफ एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और कंस्ट्रक्टिव फिडुशियरी ओनरशिप। ट्रस्ट की जो मीनिंग है वो है अमानत। कोई भी चीज़ बतौर अमानत किसी के पास रखी जाए, उसको दी जाए संभालने के लिए या कुछ भी, हर वो चीज़ जिसको बतौर अमानत रखा जाए या दिया जाए उसको ट्रस्ट कहते हैं। वो इम्प्लाइडली दें या एक्सप्रेसली दें। अब मिसाल के तौर पर अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो जैसे रेंट पे दिया हुआ घर हम किसी को देते हैं, तो वो उनके पास जो घर है वो हो गया ट्रस्ट, वो हो गया उनके पास अमानत। उस घर में मौजूद सारी चीज़ें उनके पास, वो पूरा घर एक अमानत हो जाता है। उसके बाद है ट्रस्टी। ट्रस्टी इंक्लूड्स एवरी पर्सन होल्डिंग एक्सप्रेसली, बाय इम्प्लीकेशन और कंस्ट्रक्टिवली और फिडुशियरी करेक्टर। ट्रस्टी यानी कि अमीन, जो फिडुशियरी ओनर हो किसी चीज़ का। मिसाल के तौर पर एक ट्रक ड्राइवर है, उसका काम है ट्रक में दुकान वालों से सामान रखवा के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचवाना। अब वो दुकान वाले का जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, अब वो जो ट्रक वाला है उसको हम बोलेंगे अमीन, क्योंकि उसके पास दुकान वाले की और दुकान वाले का सामान जिस तक पहुंचना है, उन दोनों लोगों की उसके पास अमानत है। जब तक वो पहुंचाता नहीं है उस जगह पर, बताई हुई जगह पर, तो वो हो जाता है उस चीज़ का ट्रस्टी यानी कि अमीन। उसके बाद सेक्शन 3 में एक और चीज़ दी गई है जिसको कहा जाता है सेटलमेंट। सेटलमेंट मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट अदर देन अ विल और codicil as defined by the Succession Act 1925, whereby the destination or devolution of successive interest in movable or immovable property is disposed of or is agreed to be disposed of.
अब जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट यानी कि मामलात के सुलझाने, तय करने, हल करने को सेटलमेंट कहा जाता है। दो पार्टीज़ के बीच में, दो लोगों के बीच में एक चीज़ पर मिलजुल कर बैठकर किसी चीज़ पर एक साथ वो एग्री हो जाएं, सेटल हो जाएं, उनके मसले सॉल्व हो जाएं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। वो मसले जब वो लोग हल करें, फिर चाहे बातचीत के ज़रिए, गिव एंड टेक के ज़रिए, पर उसमें फ्री कंसेंट शामिल होना ज़रूरी है, तो उसको सेटलमेंट कहा जाता है। फिर वो कोई चीज़ हो, कोई मामला हो, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो उसको सेटलमेंट कहा जाता है। तो जी ये था हमारा सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लास ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। होप के आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।